जून जियो, आई का चेहरा तुरंत सफ़ेद पड़ गया। उसने पहले ही जवाब सोच लिया था। चेंग यंगनी के अलावा और कौन उसे सबक सिखाना चाहेगा। उसकी प्रतिक्रिया देखकर जिया ज़िबेई ने भी इसका अंदाज़ा लगा लिया था। उसने फिर से उस आदमी पर पैर से दबाव डाला, कोई और भी है? कोई और नहीं, उस आदमी ने जल्दबाजी में अपना सिर हिलाया। हम सिर्फ अपने काम के लिए पैसे लेते हैं, इसके अलावा हमने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। वे यहाँ चीज़ें तोड़ने आए थे, लोगों को चोट पहुंचाने नहीं। इसके अलावा यहाँ सिर्फ एक बूढ़ी औरत और एक लड़की थी। उन्हें चोट पहुंचाने में उन्हें खुद शर्म आती। बेशक वे ये भी जानते थे कि इस व्यवसाय के बर्बाद होने से वे दोनों पैसे नहीं कमा पाएंगी या अपना गुजारा नहीं कर पाएंगी, इसलिए उनके लिए ऐसा करना बुरा पाप था, लेकिन उन्हें इसके पैसे मिले थे। उस व्यक्ति ने तुम्हें कितने पैसे दिए? जिया ज़िबेई ने पूछा। ज़्यादा नहीं मतलब कितना? बस 30,000। 30,000। जिया ज़िबेई ने एक पल के लिए विचार किया और अपनी बाहें उठाईं, पैसे बाहर निकालो। क्या? वह आदमी घबरा गया। क्यों आर्ग? इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, जिया ज़िबेई के पैर ने उस पर दबाव डाला। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ नुकसान किया है। जिया ज़िबेई ने चारों ओर देखा। देखो, क्या तुम्हें यहाँ की चीज़ों के लिए हर्जाना नहीं देना चाहिए? वह आदमी रोने वाला था। हमने यह नहीं किया। जब वे यहाँ आए थे तब यह ऐसा ही था, इससे उनका क्या लेना देना था? उन्हें तो अभी तक कुछ करने का मौका भी नहीं मिला था। क्या तुम और अधिक विनाश नुकसान करने वाले थे? जिया ज़िबेई ने उसे घूरते हुए पूछा। हाँ, आदमी ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। बिल्कुल, जिया ज़िबेई ने सिर हिलाया। अगर मैंने तुम लोगों को नहीं रोका होता तो तुम लोगों ने निश्चित रूप से इस जगह को तहस नहस कर दिया होता। जब बात ऐसी है तो तुम लोगों के इसका हर्जाना भरने में क्या हर्ज है? ये कुछ हद तक सही लग रहा था, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक भी नहीं था। हालांकि वह बहस भी नहीं कर सकता था, क्योंकि जिया ज़िबेई का पैर पहले ही उस पर और दबाव डालने वाला था। तुम पैसे देने वाले हो या नहीं? हाँ, मैं दूंगा। वह आदमी तुरंत घबरा गया और उसने अपना बटुआ वॉलेट निकाला। मैं दूंगा। बटुए में $100 के बहुत सारे नोट थे, लेकिन रकम केवल 1,000 से थोड़ी ही अधिक थी, जो जिया ज़िबेई द्वारा मांगे गए 30,000 से बहुत कम थी। लाओ, इधर दो। जिया ज़िबेई ने उसके हाथ से पैसे ले लिए। यहाँ आसपास एक एटीएम मशीन है, जाओ और पैसे ले आओ। जब वह अभी यहाँ आई थी तो उसने कुछ ही दूरी पर एक एटीएम मशीन देखी थी। तुम जा रहे हो या नहीं? जिया ज़िबेई की ठंडी आंखों ने उस पर एक नज़र डाली। आदमी ने तुरंत हार मान ली। मैं जा रहा हूँ। उसे लगा कि अगर वह थोड़ा भी धीमा हुआ तो जिया ज़िबेई उसे कुचलकर मार डालेगी। तो जल्दी करो और जाओ। मुझे तुम्हारे साथ जाने की ज़रूरत नहीं है ना? जिया ज़िबेई ने अपनी ठुड्डी उठाई। क्या तुम्हारे भाइयों का यहाँ जमानत गिरवी के रूप में रहना ठीक रहेगा? उस आदमी ने पसीना पोंछा। नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक है, अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हारे छोटे भाइयों से खुद को तुम्हारे दरवाजे तक ले जाने के लिए कह सकती हूँ। इन शब्दों से उस आदमी का दिल कांप उठा और वह तुरंत रूखी हंसी हंसा। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। जब वह आदमी वास्तव में पैसे वापस ले आया तो जून जियो आई का मुंह सदमे आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसने बस जिया ज़िबेई को अविश्वसनीय गति से इस मामले को सुलझाते हुए देखा था। ठीक है, दफ़ा हो जाओ। जिया ज़िबेई ने आदेश दिया और वे आदमी भाग गए, इस डर से कि अगर वे धीमे हुए तो उन्हें चोट लगेगी। ये औरत इंसान नहीं थी। जिया ज़िबेई ने जून जियो आई को पैसे सौंपे। ये रहे तुम्हारे पैसे। नहीं नहीं, इससे पहले कि वह मना कर पाती, जिया ज़िबेई ने नकद पैसे उसकी बाहों में थमा दिए थे। इसे ले लो, ये तुम्हारे लिए हर्जाना है। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। जब जिया ज़िबेई ने ऐसा कहा तो जून जियो आई का हाथ ठिठक गया। जिया ज़िबेई के पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उनके पास थी। यह उनके लिए रास्ते का अंत, सब कुछ खत्म होना नहीं था, क्योंकि उनके पास खाने के लिए अभी भी कुछ पैसे थे। हालांकि जब उन्हें सच में पैसों की ज़रूरत थी तो उनके पास जो थोड़े से पैसे थे उन्हें ऊँट के मुंह में जीरा ज़रूरत से बहुत कम ही माना जा सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और पैसों को पकड़ कर रखा। धन्यवाद, अगर तुम न होती तो मैं। मेहमान को अंदर आने दो और बात करो, दादी ने दरवाजे पर खड़े होकर उनसे कहा। ठीक है। जून जियो आई ने अपना सिर हिलाया, फिर जिया ज़िबेई की ओर देखा। ठीक है। जिया ज़िबेई ने सिर हिलाया और अंदर चली गई। धन्यवाद, बच्ची, दादी ने जिया ज़िबेई का हाथ लिया और गंभीरता से कहा। अगर तुम न होती तो मेरी पोती और मैं। उनकी आंखें भी नम थीं। वह नहीं जानती थी कि उसने क्या पाप किए हैं, या क्यों इतने सारे लोग उन्हें बर्बाद करना चाहते थे। हालांकि उन लोगों ने उनकी जान नहीं ली, लेकिन अपनी चीज़ों को टूटते नष्ट होते देखना उनके दिलों को तोड़ रहा था। जब वे लोग अभी आए थे तो दादी बाहर भागकर उनसे लड़ना चाहती थीं। हालांकि अपनी पोती के बारे में सोचकर वह केवल खुद को रोक ही सकीं।
वैसे भी वे लोग केवल चीज़ों को नष्ट कर रहे थे, लोगों को चोट नहीं पहुंचा रहे थे, उनके साथ लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अगर वे विरोध करते तो यह और भी डरावना हो सकता था। कोई बात नहीं, जब आप कुछ गलत होते देखते हैं तो मदद करना ठीक है, जिया ज़िबेई ने मुस्कुराते हुए उन्हें सांत्वना दी, दिलासा दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादी बहुत आभारी थीं। दादी ने फिर से जून जियो आई की ओर देखा, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। जून जियो आई ने अपना सिर हिलाया। ये सब मेरी वजह से है, मैंने आपको मुसीबत में डाल दिया। तुम पागल लड़की, दादी ने उसे एक अजीब नज़र से देखा। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुमने मुझे नीचे नहीं खींचा, मुसीबत में नहीं डाला है। मैं ही हूँ जिसने आपको मुसीबत में डाला है। जून जियो आई की आंखें नम थीं। वे लोग मेरे लिए आए थे। तुम्हारे लिए? जिया ज़िबेई उलझन में थी। क्या तुम जानती हो कि क्या चल रहा है? यह शायद मेरी पिछली बॉस नियोक्ता द्वारा किया गया था। जून जियो आई गुस्से में थी, लेकिन उसने चेंग यंगनी का नाम उजागर नहीं किया। कोई नहीं जानता था कि वह चेंग यंगनी की असिस्टेंट थी। इसके अलावा उसके पास कोई सबूत नहीं था, और अगर लोगों को पता चला कि उसने ऐसी बातें कही हैं तो वे निश्चित रूप से उससे घृणा नफरत करेंगे। इसके अलावा चेंग यंगनी की सार्वजनिक छवि बहुत अच्छी थी। कौन विश्वास करेगा कि वह ऐसा काम करेगी? इसलिए जून जियो आई को ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जिया ज़िबेई ने अपनी भौहें उठाईं, तुम्हारी पिछली बॉस। हालांकि जिया ज़िबेई को भी लगा कि यह सामान्य है। चेंग यंगनी के ओछेपन घटियापन का स्तर जिया किंगहान से भी बदतर था। इतने कंजूस क्षुद्र व्यक्ति के लिए नौकरी छोड़ने वाली असिस्टेंट के साथ ऐसा कुछ करना सामान्य बात थी। इसके अलावा जिया ज़िबेई जानती थी कि जून जियो आई ने जिस बर्ताव का सामना किया था उससे उसका जिया ज़िबेई का कुछ लेना देना था। अगर वह नहीं होती तो जून जियो आई को चेंग यंगनी द्वारा काम से नहीं निकाला गया होता। चेंग यंगनी जानती थी कि उसके बाद उसने जून जियो आई से संपर्क किया था, यही कारण था कि चेंग यंगनी इतनी नाराज थी। हालांकि चेंग यंगनी के तरीके ने जिया ज़िबेई को उससे घृणा करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह का व्यक्ति बस बहुत ही ओछा, क्षुद्र और घृणित घटिया था। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खुद संभाल लूंगी। जून जियो आई ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तुम इससे कैसे निपटना चाहती हो? मैं अपनी दादी को यहाँ से दूर ले जा सकती हूँ। वह हंसी, हम बस यहाँ से दूर चले जाएंगे और वे हमारे पीछे नहीं आएंगे। दरअसल उसे यह विचार 2 दिन पहले आया था। हालांकि दूर जाना इतनी आसान बात नहीं थी, इसलिए कुछ समय के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। उसने बस यह नहीं सोचा था कि इससे पहले कि वे कोई कदम उठा सकें उन्हें एक हमले का सामना करना पड़ेगा। तुम कहाँ जाना चाहती हो? वहाँ। तुम जी सिटी क्यों नहीं चली जाती? जिया ज़िबेई ने सुझाव दिया। वह अब काफ़ी अच्छी तरह से विकसित हो रहा है। जून जियो आई को आश्चर्य हुआ, तुम्हें भी लगता है कि जी सिटी अच्छी है? उसने पहले भी जी सिटी जाने की योजना बनाई थी। आखिरकार जिया ज़िबेई जी सिटी में ही थी। इसके अलावा जी सिटी के विकास की गति अब काफ़ी तेज थी और वे उन लोगों से भी दूर हो सकते थे। उसकी दादी को भी थोड़ा आराम मिल सकता था। सही कहा, जिया ज़िबेई ने सिर हिलाया। अगर तुम लोग जाने के लिए तैयार हो तो जी सिटी में हालात निश्चित रूप से बेहतर होंगे। तुम्हारे खाना पकाने के हुनर के साथ वहाँ कोई समस्या नहीं होगी। जब जिया ज़िबेई ने ऐसा कहा तो जून जियो आई को अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसने अपनी दादी की ओर देखा, दादी चलो जी सिटी चलते हैं, ठीक है? पहले वे अभी भी झिझक रहे थे। अब जो कुछ भी हुआ था उसके बाद अगर वे यहाँ रहना जारी रखते तो निश्चित रूप से और अधिक परेशानी होगी। चूंकि बात ऐसी थी तो उन्हें यहाँ से दूर क्यों नहीं चले जाना चाहिए? दादी ने चारों ओर देखा और थोड़ी झिझक रही थीं। हालांकि ये देखकर कि उनकी पोती कितनी छोटी है, वे केवल अपना मन पक्का कर सकती थीं। ठीक है, चलो जी सिटी चलते हैं। वह पहले कभी जी सिटी नहीं गई थीं और एक अनजान जगह पर फिर से शुरुआत करना मुश्किल था, लेकिन यहाँ रहना जारी रखने से केवल जून जियो आई को ही नुकसान होगा। उनके लिए यह कोई मायने नहीं रखता था, वह बूढ़ी हो चुकी थीं, लेकिन जून जियो आई अभी भी छोटी युवा थी। ये बेहतर होगा यदि वे जून जियो आई को वापस स्कूल भेज सकें। ठीक है, फिर मैं अभी अपना सामान पैक करती हूँ। जून जियो आई तुरंत खुश हो गई और अपना सामान पैक करने के लिए तुरंत पीछे वाले कमरे की ओर भागी। तुम शायद हम पर हंस रही होगी, ये बच्ची बस बहुत ही उतावली है, दादी ने जिया ज़िबेई को देखकर क्षमाप्रार्थी भाव से मुस्कुराते हुए कहा। कोई बात नहीं, जिया ज़िबेई ने अपना सिर हिलाया। जब तक आप लोग ठीक हैं। दादी और भी अधिक प्यार से मुस्कुराईं, तो मैं जाकर उसकी पैकिंग में मदद करती हूँ। तुम? मैं आप लोगों की मदद करूँगी। इस बात ने दादी को झिझकने पर मजबूर कर दिया। वे इस अजनबी लड़की से पहली बार मिले थे। वह उनके प्रति इतनी दयालु क्यों थी? हालांकि जिया ज़िबेई की साफ आंखों को देखकर दादी ने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। ऐसी आंखों वाला व्यक्ति बुरा इंसान नहीं हो सकता था।
इसके अलावा उन दोनों के पास ऐसा क्या था जिसे कोई और छीन सकता था? ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी परेशानी होगी। नहीं, कोई बात नहीं, जिया ज़िबेई ने अपना सिर हिलाया। यह अच्छी बात है कि मैं मदद कर सकती हूँ। वह जा सकती थी, लेकिन कौन जानता था कि वे लोग वापस आएंगे या नहीं। अगर वे लोग वापस आ गए तो दादी और पोती मुसीबत में पड़ जाएंगी, है ना? इसलिए जिया ज़िबेई ने वहीं रुकने का फैसला किया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, दादी ने उसे मना नहीं किया। जब हम वहां बस जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। ठीक है, जिया ज़िबेई ने एक बड़ी मुस्कान दिखाई। वह उस मैरिनेट किए हुए मांस से बहुत प्रभावित थी जिसे उसने अभी खाया था। जिया ज़िबेई को अंदर आते देख जून जियो आई को आश्चर्य हुआ। तुम अभी तक गई नहीं? मैं तुम्हारी मदद करूंगी, ये तेजी से हो जाएगा। जिया ज़िबेई किनारे से एक बड़ा बक्सा ले आए। जब तुम लोगों की पैकिंग हो जाएगी तो तुम जा सकती हो। जून जियो आई ने सिर हिलाया। उसने कुछ देर तक उसे घूरा, फिर से यह सुनिश्चित करने के लिए चारों ओर देखा कि दादी बाहर पैकिंग कर रही हैं, और अचानक जिया ज़िबेई के चेहरे के करीब आ गई। क्या मैंने तुम्हें पहले कहीं नहीं देखा है? जिया ज़िबेई ने अपनी भौहें उठाईं। क्या तुमने मुझे पहले देखा है? तुम्हारी महक बहुत जानी पहचानी लग रही है। जून जियो आई ने अपनी नाक सिकोड़ी, और जब उसे समझ आया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। तुम सिस्टर बेई हो? उसने अविश्वास भरे चेहरे के साथ एक गहरी सांस ली। जिया ज़िबेई उसकी बातों से स्तब्ध रह गई। क्या उसने सच में उसे पहचान लिया था? तुम ऐसा क्यों कह रही हो? जिया ज़िबेई ने तुरंत इसे स्वीकार नहीं किया। जून जियो आई ने अपने हाथों का सामान नीचे रख दिया और एक पिल्ले पपी की तरह जिया ज़िबेई के चेहरे के पास आकर उसे सूंघने लगी, और अंततः पुष्टि की, तुम सिस्टर बेई हो? बिल्कुल। अब जिया ज़िबेई सच में हैरान थी। उसे वास्तव में पहचान लिया गया था। जिया ज़िबेई ने इनकार नहीं किया, तुमने मुझे कैसे पहचाना? जून जियो आई ने एक बार फिर अविश्वास से जिया ज़िबेई को ऊपर से नीचे तक देखते हुए गहरी सांस ली। ये सच में तुम हो? वह स्तब्ध थी, और जिया ज़िबेई के आगे पीछे चक्कर लगा रही थी। तुमने ये कैसे किया? जिया ज़िबेई भी उत्सुक थी, तुम्हें कैसे पता चला? जिया ज़िबेई को अपने भेष मुखौटे पर बहुत भरोसा था। उसका मुखौटा ऐसा नहीं था जिसे आम लोग आसानी से पहचान सकें। इसके अलावा उसने अपनी आवाज़ भी बदल ली थी। ऊंचाई के अलावा उसके कपड़ों के कारण उसके शरीर का प्रकार आकार भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता था। ऐसी परिस्थितियों में जून जियो आई ने उसे कैसे पहचाना? तुम्हारी महक। जून जियो आई ने जोर देते हुए सिर हिलाया, मैंने तुम्हें तुम्हारी महक से पहचाना। इस बयान ने जिया ज़िबेई को अपनी बाहें उठाने पर मजबूर कर दिया। मेरी महक? हाँ, जून जियो आई ने सिर हिलाया। मेरी नाक बहुत संवेदनशील तेज है और मैं कई महकों के बीच अंतर कर सकती हूँ। मैं लोगों को उनकी महक के आधार पर भी पहचान सकती हूँ। जब जिया ज़िबेई अभी आई थी तो उसे लगा कि महक थोड़ी जानी पहचानी है। उस समय उसके पास इन सब के बारे में सोचने का समय या मन नहीं था। अब कमरे में केवल 2 लोगों के होने से वह महक बहुत अधिक स्पष्ट थी। ध्यान से सोचने और जिया ज़िबेई की ऊंचाई देखने के बाद बेशक उसे तुरंत जिया ज़िबेई की पहचान याद आ गई। तुम्हारी नाक इतनी तेज है? जिया ज़िबेई हैरान थी। उसकी अपनी सूंघने की क्षमता भी अच्छी थी, हालांकि वह अभी तक उस स्तर पर नहीं थी जहां वह महक के आधार पर लोगों को पहचान सके। जून जियो आई के पास ऐसा हुनर होना बस अद्भुत था। सही कहा, जून जियो आई ने सिर हिलाया। बचपन से ही मेरी नाक संवेदनशील रही है, और मेरी दादी ने मुझे बचपन से ही इसके लिए प्रशिक्षित किया है। इसलिए भले ही बहुत सारी महकें क्यों न हो, मैं फिर भी उन्हें अलग अलग बता सकती हूँ। उसकी यह नाक कुत्ते की नाक से भी अधिक संवेदनशील थी। उसकी बातों ने जिया ज़िबेई को हैरान कर दिया। हालांकि इस दुनिया में इतने सारे लोग थे और स्वाभाविक रूप से कई अजीब लोग भी थे। ये संभव था कि जून जियो आई के पास इतनी विशेष प्रतिभा हो। सिस्टर बेई, तुम यहाँ क्यों आए हो? और तुम्हारे इस भेष का क्या चक्कर है? जून जियो आई का ध्यान जिया ज़िबेई के चेहरे पर लौट आया। ऐसा चेहरा आखिर उसे यह कैसे मिला? ये बस अद्भुत कमाल का था। अगर उसने अपनी नाक पर भरोसा नहीं किया होता तो उसने कभी नहीं सोचा होता कि जिस व्यक्ति ने उसकी मदद की है वह जिया ज़िबेई थी। वह सोच रही थी कि यह अजीब मेहमान क्या चाहती थी और क्या उनके परिवार को लेकर उसके कोई इरादे थे। हालांकि उसके और उसकी दादी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उनके पास कुछ खजाने कीमती चीज़ें ज़रूर थे। अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वह महिला वास्तव में जिया ज़िबेई थी। जिस तरह से जिया ज़िबेई ने उन लोगों को आसानी से धूल चटाई थी वह अविश्वसनीय था। उसने सोचा था कि जिया ज़िबेई कितनी खूंखार ज़बरदस्त थी। क्या मैंने तुम्हें पहले ब्रदर पैन्यान से संपर्क करने के लिए नहीं कहा था? तुमने इस बारे में कुछ नहीं किया, इसलिए मैं यहाँ देखने आ गई। चूंकि उसकी पहचान उजागर हो गई थी, इसलिए जिया ज़िबेई ने इसे छिपाना जारी नहीं रखा और स्पष्ट रूप से अपने इरादों के बारे में बात की। मुझे माफ़ कर दो। जून जियो आई का चेहरा सफ़ेद पड़ गया क्योंकि उसे भी पिछली स्थिति याद आ गई।
उसने पहले जिया ज़िबेई की असिस्टेंट बनने का स्पष्ट रूप से वादा किया था, लेकिन क्योंकि घर पर बहुत सी अस्त व्यस्त चीज़ें चल रही थीं, उसे बस यह मामला याद ही नहीं रहा। मुझे आप लोगों को पहले ही बता देना चाहिए था, मुझे खेद है कि मेरी वजह से आपको यहाँ आना पड़ा। उसके शर्मिंदा भाव को देखकर जिया ज़िबेई मुस्कुराए और उसने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया था। मुझे माफ़ कर दो, वह अभी भी शर्मिंदा थी। मुझे तुम्हारी स्थिति के बारे में पहले से ही पता है, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिया ज़िबेई ने उसे सांत्वना दी। वैसे भी तुम्हारे जी सिटी जाने के बाद क्या तुम मेरी असिस्टेंट नहीं बन सकती? तुम अभी भी चाहती हो कि मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनूं? जूंग जियो आई सुखद आश्चर्य में थी। अगर तुम तैयार हो। बेशक मैं तैयार हूं, जूंग जियो आई उत्साहित थी। जूंग जियो आई ने सोचा था कि जिया ज़िबेई इस मामले के कारण उससे नफरत करेगी और उसे अपनी असिस्टेंट सहायक नहीं बनने देगी। अप्रत्याशित रूप से वह अभी भी उसे काम पर रखने के लिए तैयार थी। मैं निश्चित रूप से कड़ी मेहनत करूंगी, उसने उत्साह और घबराहट के साथ वादा किया। अच्छा है, मुझे तुम पर भरोसा है, जिया ज़िबेई मुस्कुराए। जिया ज़िबेई की मुस्कान को देखकर भले ही यह पहले जैसा मनमोहक चेहरा नहीं था, फिर भी जून जियो आई शर्मा गई। जिया ज़िबेई का आश्चर्यजनक चेहरा और आकर्षण आसानी से किसी मुखौटे से नहीं छिप सकता था। अपने दिल की चिंता दूर होने के बाद जून जियो आई के शब्द तेज हो गए। वह तेजी से बोलने लगी। उसी समय उसने अपना फ़ोन निकाला और ट्रेन का टिकट बुक करने की तैयारी की। तुम लोग वहाँ फ्लाइट हवाई जहाज़ से जा सकते हो, जिया ज़िबेई ने सीधे कहा। फ्लाइट? जून जियो आई झिझकी। एक ट्रेन का टिकट प्लेन के टिकट से बहुत सस्ता होता है। इसके अलावा उन दोनों के उड़ान भरने फ्लाइट से जाने में कितना खर्च आएगा? मैं टिकटों के पैसे दे दूंगी, रिफंड कर दूंगी, जिया ज़िबेई ने तुरंत कहा। पैसे दे दोगी? जून जियो आई ने तुरंत अपना सिर हिलाया। नहीं। बेशक, जिया ज़िबेई ने सीधे उसके इनकार के बीच में टोकते हुए कहा। मैं 2 प्लेन टिकटों का खर्च उठा सकती हूँ। जब तक तुम भविष्य में अच्छा काम करोगी, मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूँगी। जिया ज़िबेई की दौलत को देखते हुए वह एक हवाई जहाज़ भी खरीद सकती थी। बेशक, हवाई जहाज़ के रखरखाव में बहुत अधिक खर्च आता है और यह आवश्यक नहीं था। जून जियो आई एक पल के लिए चुप रही, फिर अपने दांत भींचते दृढ़ निश्चय के हुए सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी। जिया ज़िबेई उसके लिए इतनी अच्छी थी, वह उसे निराश कैसे कर सकती थी? जब तक वह जिया ज़िबेई को निराश नहीं करती, उसे हवाई किराए के पैसे बर्बाद होने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत बढ़िया, जिया ज़िबेई ने सिर हिलाया। मैं तुम लोगों के रहने के लिए जगह की व्यवस्था कर दूंगी। जून जियो आई की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उनके रहने के लिए जगह भी ढूंढ ली थी। कोई ज़रूरत नहीं है, कर्मचारियों के लिए यह बुनियादी सुविधा है। जिया ज़िबेई मुस्कुराए और उसने अपना सिर हिलाया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें किसी हाई एंड महंगे पड़ोस में जगह किराए पर नहीं दे रही हूँ। ये सिर्फ एक साधारण सा इलाका है और तुम वहाँ भी अपना व्यवसाय दुकान जारी रख सकती हो। जिया ज़िबेई उस पड़ोस के बारे में बात कर रही थी जहाँ वह पहले रहती थी, जिसे पहले ही थोड़ा पुनर्विकास किया जा चुका था। वह जगह तोड़ दी गई थी, लेकिन उस पड़ोस से बहुत दूर एक इलाका नहीं था जहाँ कुछ जगहें खाली थीं। वहाँ के घर ठीक ठाक थे। वे पॉश अमीर इलाकों की तरह अच्छे तो नहीं थे, लेकिन फिर भी रहने लायक थे। मैं जून जियो आई लगभग रोने ही वाली थी, लेकिन अंततः उसने अपने आंसू रोक लिए। धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, इतना कुछ मत कहो। मैं शब्दों के बजाय काम के जरिए धन्यवाद पाना पसंद करती हूँ, जिया ज़िबेई हंसी। हाँ जून जियो आई ने अपने आंसू पोंछे और गंभीरता से उसे आश्वस्त किया। बचपन से ही वह कुछ दयालु लोगों से मिली थी, लेकिन जिया ज़िबेई ने किसी और से कहीं बढ़कर किया था। वह निश्चित रूप से इस दयालुता एहसान को चुकाएगी। जिया ज़िबेई की मदद से उन्होंने जल्दी से अपना सामान पैक कर लिया। वास्तव में जून जियो आई और उसकी दादी के पास ज़्यादा सामान नहीं था। कुल मिलाकर केवल 2 या 3 बड़े बक्से थे। भले ही वे वहाँ सामान डाक कुरियर से भेजते, उन्हें ज़्यादा पैसे पोस्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। जून जियो आई ने कबाड़ी वाले को बुलाया और बाकी का बचा खुचा सामान ले जाने को कहा। उनके मकान मालिक के पास अभी भी 1 महीने की जमा राशि डिपॉजिट थी, लेकिन वे इसे वापस नहीं चाहते थे, इसलिए वे बस ऐसे ही जा सकते थे। दादी को अभी भी यकीन नहीं था कि जिया ज़िबेई कौन थी, लेकिन वह इतनी उत्साहित थी कि जब उन्हें पता चला कि जिया ज़िबेई ने क्या व्यवस्था की है, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छी इंसान हैं। कोई बात नहीं, दादी। जिया ज़िबेई ने उनका हाथ पकड़ा और उनकी कमज़ोर नब्ज़ को महसूस किया। बाद में बस मुझे और भी ज़्यादा स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाना। ज़रूर दादी, निश्चित रूप से तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाना बनाएगी। दादी ने भी अपने लड़ने जीने के जज्बे को फिर से जगा लिया। यहाँ से जाने से उसे एक नया जीवन मिलेगा। उन्हें महसूस हुआ कि उनके शरीर में काफ़ी अधिक ताकत आ गई है।
जिया ज़िबेई ने जल्दी से जून जियो आए और उसकी दादी को विदा कर भेज दिया। उसने बस एक नज़र देखा था और वह महसूस कर सकती थी कि दादी के हृदय में कुछ समस्याएं थीं, लेकिन ये बहुत गंभीर नहीं था। बेशक इस समस्या को हल करने के लिए लड़की और उसकी दादी के लिए आवश्यक धन काफ़ी अधिक था। यही कारण था कि जून जियो आई ने पैसे कमाने के लिए स्कूल छोड़ने का फैसला किया था। जिया ज़िबेई उन्हें एकमुश्त रकम पैसे नहीं देगी, लेकिन वह जून जियो आई को पैसे कमाने के लिए काम पर रख सकती थी। यदि आप किसी को एक साथ बहुत अधिक पैसा देते हैं तो आप उन्हें कृतघ्न एहसान फरामोश बना सकते हैं। हालांकि जब तक जून जियो आई कड़ी मेहनत करती, वह उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करती। जिया ज़िबेई ने कभी भी अपने कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। पैसा अब उसके लिए सिर्फ संख्या नंबर था, वह इसे जमा इकट्ठा नहीं करेगी। जून जियो आई को विदा करने के बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और उस पर आया संदेश मैसेज देखा। ये क्यूई जियांग्युआन का एक मैसेज था। जब से वे दोनों मिले थे, क्यूई जियांग्युआन उसके साथ भाई और बहन का रिश्ता बनाने के लिए बहुत उत्सुक था और उसे रोज़ बाहर चलने के लिए पूछता था। हालांकि उसने मना कर दिया। उसे क्यूई जियांग्युआन या उसके किसी भी दोस्त में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह केवल लिंग हुआन को ढूंढना चाहती थी। अगर ऐसा न होता कि उसे अभी भी अपनी परीक्षाओं के लिए वापस जाना था, तो वह शायद यहीं शाही राजधानी इंपीरियल कैपिटल में ही रुक जाती। हालांकि कियाओ यानजुए ने पहले ही लिंग हुआन की खोज तलाश करने के लिए कुछ अच्छे लोगों की व्यवस्था कर दी थी। जब तक लिंग हुआन को खोज निकाला जाएगा, तब तक वह पूरी बात रहस्य सुलझाने में सक्षम हो जाएगी। हालांकि उसे कोई जल्दी नहीं थी। उसने इतनी सारी चीज़ों का अनुभव किया था और इतने सालों बाद अब वह लड़की नहीं रह गई थी जो आवेगिक, बिना सोचे समझे काम करने वाली लेकिन शक्तिहीन थी। इसलिए उसके पास इंतज़ार करने के लिए पर्याप्त समय था। जहां तक क्यूई जियान और लिंग जियो की बात थी, उनके भाग्य किस्मत का समय अभी नहीं आया था, है ना? जब जिया ज़िबेई के विचार मंथन कर रहे थे, वह सोच विचार कर रही थी, तभी फ़ोन फिर से बज उठा। ये चांग कियानजी थी। उस पर प्रदर्शित नाम देखकर जिया ज़िबेई का मूड तुरंत जटिल उलझन भरा हो गया। उसे अब यकीन हो गया था कि वह क्यूई परिवार की बच्ची थी, लेकिन चांग कियानजी की असली बच्ची का क्या? अगर चांग कियानजी को पता चला कि उसकी असली बेटी कहीं नहीं मिल रही है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह कितनी टूट जाएगी। इसलिए जिया ज़िबेई का इस मामले के बारे में चांग कियानजी से बात करने का कोई इरादा नहीं था, कम से कम तब तक जब तक कि उसे कोई उचित स्पष्टीकरण जवाब न मिल जाए। बेई, तुम इन कुछ दिनों से कैसी हो? चांग कियानजी की सौम्य आवाज़ गहरी चिंता के स्वर के साथ आए। चांग कियानजी ने पहले भी जिया ज़िबेई का हालचाल जानने के लिए अक्सर फ़ोन किया था। आखिरकार वह उसकी बेटी थी। हालांकि जिया ज़िबेई हमेशा बहुत व्यस्त रहती थी और उसे समय पर जवाब नहीं दे पाती थी। हालांकि उसे इस बात पर निराशा महसूस होती थी, लेकिन उसकी बेटी अब बड़ी हो गई थी और उसे हर समय अपने माता पिता के आसपास रहने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिए उसने भी जल्दी से अपना मूड ठीक कर लिया, समझौता कर लिया। बस इस बार जिया ज़िबेई कियाओ यानजुए के माता पिता से मिलने के लिए शाही राजधानी आई थी, जिसने उसे थोड़ा चिंतित कर दिया था। उसे डर था कि जिया ज़िबेई को निशाना बनाया जाएगा, परेशान किया जाएगा और कुछ बुरा होगा। हालांकि वह जिया ज़िबेई को अपनी चिंताओं के बारे में पता नहीं चलने देना चाहती थी और उसने केवल कभी कभार ही फ़ोन करने की हिम्मत की। सब ठीक है, जिया ज़िबेई मुस्कुराए, वे सभी मेरे साथ बहुत अच्छे थे। उसे कियाओ परिवार में किसी की परवाह नहीं थी, सिवाय लियू यिकिन और मुखिया के। उसके द्वारा दी गई गोलियां पिल्स खाने के बाद मुखिया उसके प्रति बहुत गर्मजोशी से पेश आ रहे थे। ये जानने के बाद कि वह क्यूई परिवार की बच्ची थी, मुखिया का रवैया अधिक जटिल हो गया था। पहले मुखिया कियाओ यानजुए की जोड़ी किसी क्यूई परिवार की लड़की के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन जब ये बात सच में हो गई तो उन्हें इसके बजाय अजीब महसूस हुआ। इसलिए वह इन दिनों ज़्यादा बाहर नहीं निकलते थे। जहां तक लियू यिकिन की बात थी, वह हमेशा से ही बहुत उत्साहित थी, जो जिया ज़िबेई की बदलती हैसियत रुतबे के कारण नहीं बदला था। इसलिए लियू यिकिन के साथ उसका रिश्ता भी बहुत अच्छा था। जहां तक दूसरों की बात थी, वे उसकी चिंता के दायरे में भी नहीं थे। यह अच्छी बात है, चांग कियानजी को बहुत राहत मिली। लेकिन तुम वापस कब आ रही हो? मैं कल वापस आ रही हूँ। जिया ज़िबेई के जवाब ने चांग कियानजी को राहत की सांस लेने और एक बड़ी मुस्कान दिखाने पर मजबूर कर दिया। यह अच्छी बात है, क्या तुम साथ में खाना खाना चाहोगी? ज़रूर। जिया ज़िबेई की सहमति रजामंदी मिलने के बाद चांग कियानजी की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। जिया ज़िबेई भी उसकी खुशी महसूस कर सकती थी। जब उसने फ़ोन काटा तो जिया ज़िबेई की मुस्कान गायब हो गई। उसके प्रति चांग कियानजी की चिंता कुछ ऐसी थी जिसे वह महसूस कर सकती थी। इसी वजह से उसे दुख हो रहा था। चांग कियानजी को उसकी इतनी परवाह थी। क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसे लगता था कि वह उसकी अपनी बेटी है और वह इसकी भरपाई कमी पूरी करना चाहती थी?
इस समय अगर चांग कियानजी को पता चले कि वह उसकी असली बेटी नहीं है। जन्म के मुद्दे रहस्य के कारण जिया जिबेई ने कई बार अपने जैविक बायोलॉजिकल माता पिता को पहचाना था। इसी तरह चांग कियानजी को भी कई बदलावों और झटकों का सामना करना पड़ा था। जिया जिबेई का जीवन में एक अलग ही अनुभव था। उसके पास असाधारण मानसिक धैर्य मजबूती था, इसलिए वह जल्दी ही अपने मूड को ठीक व्यवस्थित कर सकती थी। हालांकि चांग कियानजी का क्या? अगर उसकी जैविक बेटी मिल जाए तो ठीक होगा। फिर भी क्या हो अगर वह न मिले? क्या हो अगर वह लड़की अब जिंदा ही न हो? चांग कियानजी कितनी दुखी होगी। इस अंतिम बाद वाली संभावना के बारे में सोचकर जिया जिबेई अपना माथा पीटे बिना नहीं रह सकी। ये कैसी परेशानी गड़बड़ थी। ये सब लिंग हुआन के कारण था। अरे हाँ, बाई मिक्स्यू ने भी इसमें एक भूमिका निभाई थी। इन दो भड़काने वाली साजिश रचने वाली महिलाओं के बारे में सोचकर जिया जिबेई का चेहरा गंभीर कठोर हो गया। उस समय उसे एहसास नहीं था कि कुछ और भी है जो उसे इससे भी बड़ा सिर दर्द देने वाला था। चांग कियानजी के फ़ोन के कुछ ही देर बाद सोंग जियारेन का भी फ़ोन आ गया। उसके फुर्सत के समय पर अपनी ईर्ष्या जलन व्यक्त करने के बाद सोंग जियारेन ने उस बात का जिक्र किया जिसका उसने सामना किया था। मैं तुम्हें बता दूं, मैं झांग येकी के बॉयफ्रेंड से मिली थी। सोंग जियारेन की बातों ने जिया जिबेई को चौंका घबरा दिया। क्या? सोंग जियारेन उसकी आवाज़ से चौंक गई थी। तुम इतनी घबराई हुई हैरान क्यों हो? जिया जिबेई का चेहरा उतर गया। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? जिया जिबेई की राय में हान परिवार के लोग टाइम बम थे, और वे ऐसे बम भी थे जो लड़कियों को नुकसान पहुंचाएंगे। ऐसे घटिया लोगों कचरे को उसके दोस्तों से नहीं जोड़ा जा सकता था। उसके पास कुछ करने का समय ही नहीं था। सोंग जियारेन ने गुनगुनाते व्यंग्य करते हुए कहा, उसे सच में लगा था कि मैं कोई भोली भली नादान बच्ची हूं। जिया जिबेई का चेहरा काला पड़ गया, गंभीर हो गया। क्या हुआ? जब मेरा सामना मुझे लूटने की कोशिश कर रहे कुछ गुंडों से हुआ तो वह बाहर कूद पड़ा और एक नायक की तरह मुझे बचाया, हीरोइक रेस्क्यू किया। इससे जिया जिबेई का चेहरा और भी कठोर काला हो गया। नायक की तरह बचाव, हीरोइक रेस्क्यू? हाँ, सोंग जियारेन की आवाज़ में घृणा थी। उसने सच में सोचा था कि मैं समझ नहीं पाऊंगी कि वह क्या चाहता है। मैंने ये तरकीब पहले भी देखी है। इस तरकीब का इस्तेमाल वह घटिया इंसान यांग हुआन पहले कर चुका था। तब से सोंग जियारेन इस तरह के नायक वाले बचाव से सदमे ट्रॉमा में थी। अगर वह एक साधारण लड़की होती तो शायद वह ऐसी तरकीब से प्रभावित हो जाती, लेकिन वह नहीं थी। उसे ये तरकीब विशेष रूप से घृणित घटिया लगी। इसके अलावा वह कोई कमज़ोर लड़की नहीं थी। वह वास्तव में कुछ गुंडों से नहीं डरती थी। इसलिए हान किन ने जो किया उसने उसे उससे बहुत घृणा करने पर मजबूर कर दिया। वह क्या चाहता था? जिया जिबेई ने गंभीर चेहरे के साथ पूछा। मुझे लगता है कि वह मेरा पीछा मुझसे प्रेम प्रसंग करना चाहता है। सोंग जियारेन ने एक बड़ी मुस्कान दांत दिखाते हुए के साथ कहा। उसने बाद में मुझे एक मैसेज भी भेजा, मेरा हालचाल जानने के लिए। इन शब्दों ने जिया जिबेई के दिल की धड़कन बढ़ा दी, उसे चौंका दिया। तुम उसे हाँ तो नहीं कहने वाली हो, है ना? मैं मूर्ख नहीं हूँ, सोंग जियारेन जोर से बोली। मैं उसकी साजिश योजना को पहले ही समझ चुकी हूँ। मैं इतनी मूर्ख कैसे हो सकती हूँ? इससे जिया जिबेई को राहत मिली, जिसने तुरंत कहा, मैं कल वापस आ रही हूँ, उससे दोबारा संपर्क मत करना। सोंग जियारेन ने हानकिन के बारे में जो कहा उसके कारण जिया जिबेई का शाही राजधानी इंपीरियल कैपिटल में रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। अगर यह बात न होती कि आज जी सिटी के लिए कोई और फ्लाइट नहीं थी तो वह शायद पहले ही वापस जा चुकी होती। हानकिन वास्तव में सोंग जियारेन पर डोरे डालना कदम उठाना चाहता था। वह पागल था। हालांकि जिया जिबेई ने अपने काम के कारण सोंग जियारेन के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताया था, लेकिन सोंग जियारेन हमेशा से उसकी अच्छी दोस्त रही थी। जब उसकी अच्छी दोस्त को हानकिन जैसे किसी व्यक्ति ने निशाना बनाया तो वह चिंता से लगभग मर ही गई थी। शुक्र है, हालांकि हानकिन को सोंग जियारेन में दिलचस्पी थी, लेकिन वह ज़बरदस्ती बल प्रयोग नहीं करेगा। बेशक अगर वह उसके साथ ज़बरदस्ती करता तो इसके बजाय सीधे पुलिस को बुलाना आसान होता। यह इस तरह की कोमल प्यार भरी तरकीब थी जिससे बचाव करना मुश्किल हो जाता था। जिया जिबेई खुश हुए बिना नहीं रह सकी कि उस घटिया इंसान यांग हुआन ने पहले नायक की तरह बचाव हीरोइक रेस्क्यू की तरकीब इस्तेमाल की थी, जिसने सोंग जियारेन को अधिक सतर्क आलोचनात्मक बना दिया था। अन्यथा एक बड़े हैंडसम आदमी द्वारा हीरोइक रेस्क्यू अधिकांश साधारण लड़कियों को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। सौभाग्य से सोंग जियारेन उसके इस कृत्य से प्रभावित नहीं हुई थी। उसे बस लगा कि हानकिन एक मूर्ख था। चूंकि सोंग जियारेन पर्याप्त रूप से जागरूक थी, इसलिए जिया जिबेई आगे नहीं घबराए। जिया जिबेई द्वारा कियाओ यानजुए को इस घटना के बारे में बताने के बाद कियाओ यानजुए का चेहरा भी सुखद नहीं था, वह भी खुश नहीं था। क्या तुमने नहीं कहा था कि हानकिन झांग येकी का बॉयफ्रेंड है?
सही कहा, जिया ज़िबेई ने सिर हिलाया, लेकिन मुझे लगता है कि झांग यिकी का स्वास्थ्य अब उतना अच्छा नहीं है, इसलिए हान किन अपने अगले शिकार की तलाश कर रहा है। वह सोंग जियारेन का वर्णन करने के लिए शिकार शब्द का उपयोग नहीं करना चाहती थी, लेकिन हान किन की नज़र में सोंग जियारेन उसका शिकार थी। हान परिवार कियाओ यानजुए की भौहें सिकुड़ गईं और वह एक पल के लिए सोचने लगा। यह अफसोस की बात है कि हान रुई शाही राजधानी में नहीं है, अन्यथा हम शायद उससे कुछ जानकारी प्राप्त कर पाते। जिया ज़िबेई ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। हान रुई की मदद के बिना भी मैं हान किन के लिए समय आसान नहीं होने दूंगी। चूंकि हान किन ने सोंग जियारेन को निशाना बनाने की हिम्मत की थी, इसलिए वह अपनी मौत को बुलावा दे रहा था। क्या तुमने पहले ही इस पर शोध रिसर्च कर लिया है? कियाओ यानजुए ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। हाँ, जिया ज़िबेई ने सिर हिलाया। मैं उसे एक बड़ा तोहफा देने के लिए तैयार हूँ। हान किन जैसे घटिया इंसान को एक बड़ा तोहफा तो दिया ही जाना चाहिए। इन दिनों जिया ज़िबेई का दिमाग ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी पर था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसने दूसरी चीज़ें नहीं की थीं। उसने पहले मिली गोलियों पिल्स पर पहले ही शोध कर लिया था। इसके अलावा उसने इसे तोड़ने बेअसर करने का तरीका भी ढूंढ लिया था। हालांकि एंटीडोट जहर उतारने वाली गोली बनाने के लिए उसे एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पौधे का उपयोग करने की आवश्यकता थी। मुझे क्यूई घर हवेली जाना होगा। मूल रूप से जब उसकी खोज इतनी ज़रूरी तत्काल नहीं थी, तो वह स्पिरिचुअल पौधे को ढूंढने के लिए अन्य जगहों पर जा सकती थी, जैसे कि वह पहाड़ी इलाका जो उन्होंने पहले खरीदा था। हालांकि वह कल वापस जा रही थी और हान किन द्वारा सोंग जियारेन को निशाना बनाए जाने ने उसे चिंतित कर दिया था। क्यूई परिवार के पास आध्यात्मिक पौधों का सबसे पूरा बड़ा संग्रह था, इसलिए उसे क्यूई परिवार के परिसर कंपाउंड में जाना पड़ा। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? कियाओ यानजुए ने पूछा। नहीं, मैं खुद जा सकती हूँ, जिया ज़िबेई ने अपना सिर हिलाया। अब क्यूई परिवार भी उसका परिवार था, इसलिए वह बिना किसी समस्या के वापस जा सकती थी। क्यूई परिवार में कई लोगों को उसकी वापसी का स्वागत करना चाहिए। हालांकि वे स्पिरिचुअल पौधे कीमती थे, लेकिन अगर वह मांगती है तो उसे वे मिल जाने चाहिए। अच्छा है, अगर कोई समस्या हो तो मेरे पास आना याद रखना, कियाओ यानजुए ने गंभीरता से कहा। हालांकि मैं अभी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। जिया ज़िबेई के साथ उसके स्तर पर खड़े होने में सक्षम होने के लिए उसने इन दिनों काम करना नहीं छोड़ा था। जिया ज़िबेई मुस्कुराई, चिंता मत करो, बेशक अगर कुछ होता है तो मैं तुम्हें बताऊंगी। उस रात जब क्यूई जिन को पता चला कि जिया ज़िबेई क्यूई घर वापस आ गई है, तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह यहाँ किस लिए आई थी? क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह वापस नहीं आ रही है? जब से जिया ज़िबेई की पहचान उजागर हुई थी, क्यूई जिन की भावनाएं विशेष रूप से मिश्रित उलझी हुई थीं। खुशी की बात यह थी कि जिया ज़िबेई क्यूई जिकियांग की बेटी बन गई थी। दुख की बात यह थी कि जिया ज़िबेई भी क्यूई परिवार की सदस्य बन गई थी। अपनी किसी चीज़ पर किसी और की नज़र, लालच होने की यह भावना बहुत ही कष्टप्रद, परेशान करने वाली थी। हालांकि जिस बात ने क्यूई जिन को खुश किया वह ये थी कि जिया ज़िबेई क्यूई परिवार के साथ नहीं रहती थी, बल्कि बाहर रहती थी। इससे उसके लिए यह बहुत आसान हो गया। जब तक जिया ज़िबेई उसके सामने नहीं आती, यह उसे बहुत सी परेशानियों से बचाएगा। भले ही जिया ज़िबेई बाद में क्यूई परिवार में वापस आना चाहे, तो भी इसमें अभी आधे साल से अधिक का समय लगेगा। उस समय तक स्थिति शायद फिर से बदल चुकी होगी, है ना? उसे आश्चर्य हुआ जब केवल कुछ ही दिनों बाद जिया ज़िबेई वापस आ गई। जब जिया ज़िबेई ने क्यूई जिन को देखा तो वह उसे देखकर बड़ी ही गर्मजोशी से मुस्कुराई, मानो वे दोनों बहुत करीब हों। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यूई जिन उसे देखकर कठोरता से मुस्कुराए। मैं कुछ सामान लेने आई हूँ, जिया ज़िबेई ने अपना फ़ोन हिलाया। मैंने अभी अंकल आन से संपर्क किया था। इससे क्यूई जिन का दिल धक से रह गया। तुम मेरे पिता को क्यों ढूंढ रही हो? क्या जिया ज़िबेई का पिता क्यूई जिकियांग नहीं था? उसने क्यूई जिकियांग को क्यों नहीं ढूंढा? मैं अंकल आन को बेहतर तरीके से जानती हूँ, इसलिए मैंने उनसे मदद मांगी। जैसे ही जिया ज़िबेई ने बात पूरी की, क्यूई जियान भागता हुआ आया। जिया ज़िबेई को देखकर क्यूई जियान की मुस्कान बहुत उज्ज्वल खुश थी। तुम यहाँ हो, आओ चलें। जिया ज़िबेई के लिए क्यूई जियान का उत्साह देखकर क्यूई जिन का दिल बैठ गया। पिछली घटना के कारण क्यूई जियान और लिंग जियो कई दिनों तक उसके प्रति रूखे थे, ये कहते हुए कि वे उसके चरित्र को सुधारना, स्वभाव को शांत करना चाहते हैं। आखिरकार बात बात पर लोगों को फंसाना, साजिश करना अच्छी बात नहीं थी। अगर वे उसके असली माता पिता होते तो इस तरह की बात जल्दी ही खत्म हो जाती। अनकहे कारणों से क्यूई जिन उदास मूड में थी। क्या वे इतने उदासीन रूखे इसलिए थे क्योंकि उनके बीच कोई खून का रिश्ता नहीं था? अब क्यूई जियान को जिया ज़िबेई के प्रति इतना गर्मजोशी से पेश आते देखकर क्यूई जिन का मूड और भी जटिल खराब हो गया। ठीक है,
जिया ज़िबेई भी क्यूई जियान को देखकर बहुत खुशी से मुस्कुराए। जिया ज़िबेई का मूड भी बहुत जटिल था, क्यूई जिन से कहीं अधिक। क्यूई जियान उसका असली पिता था, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि जब उसने उसे पहले देखा था तो उसे उसके बहुत करीब महसूस हुआ था। वे पहली बार रिहैब सेंटर में मिले थे। अपने व्यक्तित्व स्वभाव के साथ वह इतनी आसानी से दूसरों से दोस्ती नहीं करती, दूसरों के सामने लापरवाही से अपनी असाधारण क्षमताओं को दिखाने की तो बात ही छोड़ दें। क्यूई जियान के सामने उसके पास ज्यादा बचाव झिझक नहीं था। ये सब इसलिए था क्योंकि उसके पिता के साथ कुछ अलग बात थी। पिताजी, आप क्या कर रहे हैं? क्यूई जिन आगे आए। बेई बेई कुछ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पौधे ढूंढना चाहती है, इसलिए मैं उसे वहां ले जा रहा हूं। हालांकि क्यूई जियान को क्यूई जिन का पिछला रवैया तरीका पसंद नहीं आया था, लेकिन वह अभी भी उसकी बेटी थी जिससे उसने कई सालों तक प्यार किया था। वह कुछ समय के लिए उसके प्रति रूखा था और अब इसे जारी रखना अच्छा नहीं था। तो फिर मैं भी जाकर देखूंगी, क्यूई जिन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या आपने पहले नहीं कहा था कि बेई बेई बहुत अच्छी है? मैं सीखना चाहती हूँ। क्यूई जियान तुरंत सहमत नहीं हुआ, बल्कि उसकी अनुमति मांगने के लिए जिया ज़िबेई की ओर देखा। जरूर, जिया ज़िबेई को बेशक इससे कोई समस्या नहीं थी। बेशक वह अपने लिए क्यूई जिन की नफरत देख सकती थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यूई जिन उससे जितनी अधिक नफरत करेगी वह उतनी ही अधिक खुश होगी। ये सबसे अच्छा होगा अगर वह क्यूई जिन को इतना गुस्सा दिला सके कि वह जल भुन जाए। ठीक है, फिर चलो वहां चलते हैं। क्यूई जियान को इतनी राहत मिली कि जिया ज़िबेई उसकी बेटी के साथ शांति से रह सकती थी। वह तुरंत दोनों लड़कियों को बगीचे में ले गया। बगीचे में पहुंचने से ठीक पहले वे अपने कदमों पर ही रुक गए क्योंकि अंदर पहले से ही कोई था। क्यूई जियान ने क्यूई योंगजियांग को देखा और तुरंत रुककर विनम्रता से पूछा, अंकल जियांग, आप भी यहाँ क्यों हैं? जब क्यूई योंगजियांग ने जिया ज़िबेई को देखा तो उनका चेहरा तुरंत उतर गया, गुस्से से भर गया। उन्होंने अपनी ठुड्डी उठाए और भिनभिनाते व्यंग्य कसते हुए कहा, क्या मैं यहाँ नहीं हो सकता? जिया ज़िबेई द्वारा पहले भी कई बार उनका विरोध अपमान किया गया था और वह बहुत आग बबूला थे। क्यूई परिवार में उनके इतने सालों में ये पहली बार था जब किसी जूनियर छोटों ने इस तरह उनका विरोध करने की हिम्मत की थी। अगर दूसरों अन्य लोगों की बात न होती तो उन्होंने जिया ज़िबेई को ऐसा सबक सिखाया होता ताकि उसे पता चले कि बड़ों का सम्मान करने का क्या मतलब होता है। अब जब जिया ज़िबेई फिर से यहाँ आ गई थी तो वह और भी अधिक चिढ़ गए थे। अंकल जियांग, आप क्या बात कर रहे हैं? आप निश्चित रूप से यहाँ आ सकते हैं, क्यूई जियान ने अच्छे स्वभाव के साथ मुस्कुराते हुए कहा। आप आगे बढ़िए और अपने काम में व्यस्त हो जाए, हमें भी यहाँ एक मामला निपटाना है। निपटाने के लिए कौन सा मामला है? क्यूई योंगजियांग ने आलस लापरवाही से क्यूई जियान और जिया ज़िबेई को देखा, उनके चेहरे पर मजाक उड़ाने वाला भाव था। शायद मैं भी अपना ज्ञान बढ़ा सकूं, कुछ नया देख सकूं। अंकल जियांग, ये ठीक है। जिया ज़िबेई ने क्यूई जियान की बातों को बीच में ही काट दिया और क्यूई योंगजियांग की ओर देखकर मुस्कुराए। क्यूई योंगजियांग एक पल के लिए सुन्न रह गए, ठिठक गए, फिर वह लगभग उछल ही पड़े। वह देख सकते थे कि जिया ज़िबेई उन्हें उकसा रही थी। वह नज़र, वह भाव, वह मुस्कान, वह बस उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रही थी। यह अपमानजनक, असहनीय था। इसके अलावा चून की बड़े बात कर रहे थे तो वह बीच में क्यों दखल दे रही थी? जैसे ही जिया ज़िबेई ने अपना मुंह खोला, क्यूई जियान को सिरदर्द शुरू होता हुआ महसूस हुआ। ये क्यूई योंगजियांग थे जो परिवार की दादा बुजुर्ग पीढ़ी के सबसे बड़े थे। किसी बुजुर्ग के साथ झगड़े में पड़ना बहुत बुरी बात थी। ये किस तरह का रवैया है? तुम्हारा पिता कहाँ है? उसे यहाँ बुलाओ, मैं उससे पूछूंगा कि वह बच्चों को कैसे सिखाता, संस्कार देता है। क्यूई योंगजियांग ने जिया ज़िबेई की ओर इशारा किया और उसे फटकार लगाए। मेरे रवैये में क्या खराबी है? जिया ज़िबेई मासूम दिख रही थी। क्या आपने नहीं कहा था कि आप अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं? फिर मैंने हाँ कह दिया, तो क्या इसमें कोई समस्या है? इसके अलावा मेरे पिता ने मुझे एक दिन भी नहीं सिखाया है। इन शब्दों ने क्यूई योंगजियांग को चुप करा दिया। उनका चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से नीला सफ़ेद फीका पड़ गया। क्यूई जियान भी अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। जिया ज़िबेई के शब्द ठीक थे, क्या उसने हाँ नहीं कहा? इसमें कुछ भी गलत नहीं था। तुम, जिया ज़िबेई की वाकपटुता, हाजिर जवाबी से क्यूई योंगजियांग इतने क्रोधित हुए कि उनके सीने में दर्द होने लगा। ठीक है, फिर मैं भी अपना ज्ञान बढ़ाऊंगा, क्यूई योंगजियांग ने ठंडी सांस भरते गुस्से से फुफकारते हुए कहा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी ताकतवर, काबिल हो। वह एक जूनियर बच्ची थी जो कुछ नहीं जानती थी। वह निश्चित रूप से उसे एक उचित सबक सिखाएंगे। ये सोचकर क्यूई योंगजियांग का चेहरा भी थोड़ा बेहतर दिखने लगा और उनके मन में कुछ और विचार, योजनाएं भी आ गए। मुझे भी लगता है कि मैं काफ़ी अच्छी हूँ, जिया ज़िबेई ने बिना किसी विनम्रता के अपना सिर हिलाया। इन शब्दों ने क्यूई योंगजियांग का चेहरा और भी काला, गुस्सैल कर दिया। ये लड़की बस हद पार कर रही थी।
क्यूई जियान को सिरदर्द होने लगा और उसने जल्दी से उन दोनों को रोका। ठीक है, चलो पहले अपना काम निपटाते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ क्या वह काम नहीं है? क्यूई योंगजियांग का ध्यान क्यूई जियान ने भटका दिया था और उनका गुस्सा तुरंत उस पर निकल गया। क्यूई जियान का चेहरा गंभीर हो गया। अंकल जियांग, क्यूई जियान ने ठंडी सख्त आवाज में कहा, अगर आप ठीक हैं, आपका काम हो गया है, तो आप पहले जा सकते हैं। मैं क्यूई जियान का ठंडा सख्त चेहरा देखकर क्यूई योंगजियांग की कुछ और गड़बड़ करने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार ये युवा व्यक्ति परिवार का भविष्य का मुखिया था। भले ही वह कोमल शांत स्वभाव का था, लेकिन उसे दबाया धमकाया नहीं जा सकता था। हाँ, जिया ज़िबेई ने सिर हिलाया। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप पहले वापस जाकर आराम कर सकते हैं। आखिरकार आपकी काफ़ी उम्र हो गई है। जिया ज़िबेई के शब्दों ने क्यूई योंगजियांग को गुस्से से घूरने पर मजबूर कर दिया। ये लड़की क्या कह रही थी? ये देखकर कि वे दोनों फिर से बहस करने वाले थे, क्यूई जियान केवल अपना चेहरा सख्त कर सका और उन्हें रोकने के लिए चिल्लाया, अगर तुम कुछ नहीं ढूंढना चाहती तो वापस जाओ। क्यूई जियान ने जिया ज़िबेई को घूरा। जिया ज़िबेई ने पलकें झपकाईं, बेशक मैं ढूंढना चाहती हूँ, तो जाकर ढूंढो। जिया ज़िबेई ने अपना मुंह सिकोड़ लिया और कुछ और नहीं कहा।